स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हाथ से बजाया, लोग दिल से बजाते हैं, लेकिन आपके हाथ देख के बहुत अच्छा लगा। मैम आप इतना अच्छा बजा रही हैं, वाह, आपके हाथ इतने अच्छे लगे। कोई भी हाथ मांग लेगा आपका, लेकिन मालिक करे जो भी मांगे अच्छी ही जगह मांगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं अपनी टोन से शुरुआत करता हूं ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं। मुंबई वाले तो छा गए, मुंबई वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और मनोरंजन की टीम ने इतने प्यार से बुलाया, हम लोखंड वाला से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्वागत किया, आप हंसने के लिए बैठे हैं और आप वाकई हंसते रहिए। हंसते हुए इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। मैं तो कल्याण से थाने जा रहा था, हालांकि लोग थाना कोर्ट कचहरी से डरते हैं, मगर हम ऐसे आदमी हैं कि हम कार्यक्रम करने थाने में जाते हैं। तो थाना लगने से पहले पहले बस्ती में एक स्कूल आया और वहाँ बोर्ड लगा था। हमने कहा यार ये तो कविता में लिखी 2 लाइन सूचना। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि कविता इतनी फेमस हो गई कि स्कूल के बोर्ड भी लग रहे हैं। अब बोर्ड का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी कविता, रिदम में आ गए लोग बाग हैं। तो हम कार्यक्रम किए, दूसरे दिन लौटे तो एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिख दिया। अब उसका मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। वाह, क्या बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे। अरे डर लगता है इनसे। हमारा ज़माना था कि जब छोटे छोटे बच्चे पैदा होते थे। अब ये दौर आ गया है डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। हाँ, समझ में नहीं आता कौन बच्चा कौन बाप। कल तो ऑटोग्राफ ले रहा है और मेरे बाल खींच रहा है। तो मैंने कहा बेटा ये क्यों खींच रहा है? बोले मम्मी ने बोली है देख के आना, ओरिजिनल है कि बिग लगे। तो मैं चेक कर रहा हूँ बिग तो नहीं है। मैंने कहा ओरिजिनल है, और ज़्यादा खींचेगा तो मैं गिर जाऊंगा। बच्चे मन के सच्चे, बच्चों की क्या बात करें। एयरपोर्ट से सीधा चला आ रहा हूँ आपके पास। एयरपोर्ट में बहुत सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक तो पॉपकॉर्न की मशीन के सामने रिदम में नाच रहा है। वो फट 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 गरम तवे पे, हाँ, पॉपकॉर्न उछटता है, वो भी उछट रहा है, टचक टचक। मैंने कहा यार बड़ा मस्त बच्चा, उसको एक तरफ लाया। बेटा मैंने कहा ये गरम तवे पे ये पॉपकॉर्न क्यों उछटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। नहीं बाबा, बोले अंकल अंकल देख लो 1 मिनट में कैसे उचटते हैं। तवे में बैठो, गरम तवे में बिठाल दे। ऐसी इनसे डर लगता है बात करते हुए। फिर वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर मिले। अरे कुरैशी जी यहाँ कहाँ बच्चों में लगे, अंदर आओ कॉफ़ी पियो। हमने कॉफ़ी पी। बोले एक बात बताओ, इंग्लिश मीडियम का है ये पूरा एयरपोर्ट, इंग्लिश चलती है, आप हिंदी मीडियम के कवि लोग हो, कैसे काम चलाते हो? मैं कहा चला लेते हैं, आप काम बताओ। बोले फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेज होती है,
इसको हिंदी में क्या बोलते हो? मैंने कहा हवाई सुंदरी। फिर बोले नर्स को क्या बोलते हो? मैं कहा दवाई सुंदरी। फिर बोले टीचर को क्या बोलते हो? मैंने कहा पढ़ाई सुंदरी। मेट को क्या बोलते हो? मैंने कहा सफाई सुंदरी। मैंने कहा वाइफ का नहीं पूछना। बोले क्यों? मैंने कहा लड़ाई सुंदरी। अच्छा वो तो सब बजा रहे हैं जिनकी हो गई, लेकिन जिनकी नहीं हुई वो भी बजा रहे हैं। भला इनको भी समझ में आता है। वाह, बच्चा ऐसा डांस कर रहा एयरपोर्ट में, गजब, उल्टा सीधा। आजकल तो जिम्नास्टिक हो गया, डांस क्या हो गया है, फिर सीधा खड़ा हो जाए। मैं कह रहा इतना अच्छा कहाँ डांस तूने कहाँ से सीखा? बोले मेरी मम्मी से। मैं कहा तेरी मम्मी डांसर है क्या? बोले नहीं, मेरे पापा को रोज उंगली में नचाती है। कहाँ से क्या बोल दे बच्चे, बच्चे बन के सच्चे बड़े गजब के बच्चे। एक बच्चे से बोला कहाँ तक पढ़ा याद आ? बोले मेरे को 8 का पढ़ा याद। हिंदी मीडियम का बच्चा। अभी आप लोग 8 1 से 8 पढ़ते हो, हिंदी में आज भी 8 एकम 8 पढ़ते। मैं कहा सुना दे बेटा। उसने रिदम से सुनाया। मुझे क्या मालूम वो कव्वाल का बेटा है, उसने गाने की धुन में सुना दिया। तो 2 या 3 लाइन मेरे समझ में आई, उसके बाद समझ में नहीं आया उसने क्या सुनाया। हो सकता आपके समझ में आ जाए। ऐसा हाथ बांधा, वो रिदम में सुनाया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यंया, 8 पंचे यंया, 8 छक्के यंया, 8 सत्ते यंया, 8 अट्ठे यंया, 8 धम 80। मैं कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया। ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी आ गई। हिंदुस्तान में एक आदमी ऐसा नहीं बचा जो ये कहे कि मैंने अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि 2 साल से उसी से ही धो रहा है। बस इतना काफी है। बहुत अच्छा लग रहा है यार, 2 साल बाद आज आप सब लोगों को बिना मास्क के देख के, हंसते मुस्कुराते चेहरे देख के बहुत मजा आ रहा है यार। एक बार तालियां आप अपने लिए बजाएं। वरना आजकल हालत ये है कि या तो लटके हुए मुंह देखने को मिल रहे हैं या लटके हुए मास्क। मतलब हिंदुस्तान में एक आदमी ऐसा नहीं बचा जो ये कहे कि मैंने अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि 2 साल से उसी से ही धो रहा है। बहुत कुछ हुआ लॉकडाउन में और बहुत सारे लोगों की शादियां पोस्टपोन हुई। जिन जिन की भी शादियां पोस्टपोन हुई, भाई भगवान की आप पर बहुत कृपा है, क्योंकि भगवान ने आपको पुनर्विचार करने का अवसर दिया। मतलब आप देखो कि शादियां लोगों की पोस्टपोन हो गई हैं, और तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। एंजॉय करने का दिन है भाई, एंजॉय करो, क्योंकि जब आदमी के पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब उसकी खुशियों का घड़ा भर जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। इसलिए एंजॉय करना चाहिए। मैं इसलिए उदास हूं, मुंह लटका हुआ है, क्योंकि मेरी हो चुकी है। लॉकडाउन में मैं क्या लॉकडाउन का टाइम याद है ना? 1 घंटा मिलता था सुबह खाली बाहर जाने के लिए, कि 10 से 11 ही जा सकते हो, 1 ही घंटा ग्रोसरी की शॉपिंग कर सकते हो, सब कुछ 1 घंटे में था। मैं एक दिन एक और टाइम पे निकल गया घर से। पुलिस वाले ने रुका लिया, बोले कि तुम क्यों बाहर निकले हो भाई? देखो मॉल बंद है, ग्रोसरी की दुकान बंद है, पान ठेला बंद है, तुम क्यों बाहर निकले हो? मैंने कहा सर क्या करूं, घर पे वाइफ का मुंह बंद नहीं है। उसने कहा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल 1 गेम लूडो का खेलते, मूड फ्रेश हो जाएगा।
अद्भुत है। लेकिन भाई बहुत लोगों की शादियां हुई भी हैं, है ना, जिन जिन की भी शादियां हुई, एक गाना कॉमन बज रहा था बारात में। हाँ, लड़की वाले कह रहे थे बाहरों सैनिटाइजर छिड़काओ मेरा महबूब आया है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि शादी एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा, है ना। मतलब लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे। जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। और एक बात बता दो, देखो जितने भी लोगों ने कोरोना काल में शादी की है ना, उनको 2 साल बाद समझ में आएगा कि इस मुसीबत से तो कोरोना ही ठीक था। कल मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। मैंने कहा जुबान से कनेक्ट कर ले। एक दिन देखा एक ख्वाब, कोरोना के बाद कैसा जीवन होगा सुनिए जनाब। लड़की का पिता कहेगा मेरी बेटी को लग गई है वैक्सीन की 2 डोज और ऑक्सीजन लेवल 99% रहता है हर रोज। कढ़ाई बुनाई का गुण तो ईश्वर ने ही थमाया है। ये देखिए कितनी वैरायटी के मास्क इसने बनाया है। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और काढ़ा पी लिया तो कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। स्वभाव इतना अच्छा कि हर माहौल में ढल जाती है और बातें ऐसी कि सुनते ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इतना सुनने के बाद लड़के के पिता बोले ये आपकी बेटी है, ये आपका भाग्य है, ये हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य है। ये आपकी बेटी है, आपका भाग्य है, हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य। अब तो इसके इंतजार में मेरा पूरा घर है। ये तो हमारे परिवार के लिए जीता जागता वेंटिलेटर है। अब एक बात सुन लीजिए मेरे होने वाले समधी। अब देखो लड़के का बाप है ना, तो उसका भी ईगो हर्ट हो रहा है, लेकिन वो अब कैसे बता रहा है, तो कह रहा है कि एक बात सुन लीजिए मेरे होने वाले समधी, मेरे बेटे की भी आवाज मखमली है, शरीर पूरा स्वस्थ, मन बिल्कुल साफ, ये समझ लीजिए पूरा पतंजलि है। रोज एक से एक नई खोज करता है। अरे ये तो सपने में भी योग करता है। आप बस जब बारात लेकर आए तो एक मांग करिएगा पूरी, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूर। थैंक यू यार, थैंक यू। मेरी वाइफ ने एक दिन मेरे को बोला कि शादी से पहले बहुत सारा वादा करते थे कि मैं यहाँ घुमाने ले जाऊँगा, वहाँ कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हाँ क्या शादी के बाद कहीं ले ही नहीं जा रहे हो? मैंने कहा यार इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई प्रचार करता है क्या? मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन है भैया आपसे, एक क्वेश्चन है मेरा कि वोट डालने की लीगल एज क्या है? वोट डालने का? हाँ। 18। और शादी करने की? शादी की 21। ओहो, मतलब सरकार ये कहती है कि जिस उम्र में आप देश संभाल सकते हैं उस उम्र में आप बीवी नहीं संभाल सकते। मतलब पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक नहीं है जितनी वाइफ है। हाँ लेकिन है भाई, मैं आपको बताऊं, शादी के लिए लड़की चुनना एक बारे में सच बताते हैं आपको, शादी के लिए लड़की चुनना अपने आप में एक चुनौती है और इलेक्शन में नेता चुनना अपने आप में एक पनौती है। क्योंकि मैं आप फील करोगे ना तो आपको हमेशा ये लगेगा कि शादी और इलेक्शन कुछ सिमिलर सा है, कुछ मैच सा लगता है। जैसे आपकी घर में आपकी शादी की चर्चा चलने लगे तो ऐसा आपको फील होगा कि आपका एमएलए का टिकट कंफर्म हो गया है और आप लड़की देखने जाओ तो आपको ऐसा लगेगा आप पर्चा भरने जा रहे हो। हाँ? और आप जब बारात लेके निकलते हो तो ऐसा लगता है चुनाव प्रचार में निकलना है हम। हाँ, ये गाड़ियाँ, ये धाड़ियाँ, और उसके बाद रिसेप्शन पे आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप मंत्री बन गए हो
शपथ ग्रहण हो चुका है और सब लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। सही। और शादी के 4-5 साल बाद आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई घोटाला कर चुके हैं। और उसमें फंस चुके हो। हाँ, मतलब ऐसे ही फील आती है, मैं सच बताता हूँ आपको, ऐसे ही फील आती है। लेकिन मैं आपको और एक जानकारी देता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी है ये, कि इलेक्शन है ना, हमको एजुकेट करता है, बहुत सारा ज्ञान देता है इलेक्शन। अभी देखिए इस समय 2 ही चीज़ चर्चा में है, एक कोरोना, एक कैराना, गुड। और दोनों में जान खतरे में है। कोरोना में आदमी ऑक्सीजन मांग रहा है और कैराना में पार्टियां ऑक्सीजन मांग रही कि दे दे यार मेरी बच जाएगी। तो भाई ऐसे, और मेरे किसी पार्टी से मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं होता हूँ। मेरी वाइफ ने एक दिन मेरे को बोला कि शादी से पहले बहुत सारा वादा करते थे कि मैं यहाँ घुमाने ले जाऊँगा, वहाँ कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, हाँ क्या शादी के बाद कहीं ले ही नहीं जा रहे हो? मैंने कहा यार इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई प्रचार करता है क्या? सही। तो पॉलिटिक्स होती है, अपने आप में पॉलिटिक्स अपना काम करना जानती है, लेकिन पॉलिटिक्स हंसाती भी है। मुझे याद है कि इलेक्शन के टाइम पे एक नेताजी एक धोबी के पास गए और बोले ये पकड़ो 2000 और वोट मुझे ही देना। तो धोबी ने कहा महाराज मेरा पूरा खानदान वोट आपको देगा, आप मुझे एक गधा ला के दे दो बस, मेरा गधा मर गया है। तो नेताजी ने बोला यार ये सस्ती डील है, अपन कर देते हैं। दूसरे दिन नेताजी खाली हाथ पहुँचे और बोले भाई भैया 2000 पकड़, तू अकेले ही वोट देना। बोले क्यों? बोले 10,000 के नीचे कोई गधा नहीं मिला मुझे। तो धोबी ने बोला जब 10,000 में गधा नहीं बिकता है तो मैं कैसे बिक जाऊं? और एक बात बोलूं आपको, आजकल लोगों ने गधे को गधा बेचना बंद कर दिया है। हाँ मतलब अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, टॉलीवुड में की फिल्मों में क्या थ्रिल होगा जो न्यूज चैनल इलेक्शन को लेकर थ्रिल पैदा करते हैं। सही है। इतना थ्रिल पैदा करते हैं, इतना थ्रिल पैदा करते हैं कि हमको फिल्म देखने का मन ही नहीं होता, लगता है कि चैनल ही बदल के देखो। देखिए होता भी है सटायर, और जो हमारे गांव के लोग हैं बहुत होशियार होते हैं। मुझे याद है कि एक आदमी वोट डालने गया तो 5 मिनट तक ईवीएम मशीन के सामने खड़ा रहा। तो पोलिंग बूथ ऑफिसर ने आया, बोले तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना है? बोले साहब सब समझ में आता है, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। हाँ तो बोले भाई वोट दो। बोले रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था, वो याद आ जाए तो वोट दे के निकल लूं। मैं अंजना ओम कश्यप से भी ज्यादा ईमानदार हूं। हाँ मतलब सच बताता है आप लोगों को, बहुत अद्भुत मामला। अरे ये तो छोड़िए, एक बार योगी जी वोट डालने गए तो ईवीएम मशीन ने योगी जी से बोला महाराज आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बोल देते मैं खुद ही आ जाती। भाई बुलडोजर से सबको डर लगता है, ईवीएम की औकात है महाराज जी को वोट नहीं मिले। लेकिन पॉलिटिक्स है, ये सब होनी चाहिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक पे पॉलिटिक्स, गुड नाइट में पॉलिटिक्स, चलते पॉलिटिक्स, फिर मतलब मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे निकला तो एक भैया आए, बोले आपने पानीपत की लड़ाई देखी है? मैंने कहा नहीं। बोले सोनीपत की देखी है? मैंने कहा नहीं। बोले पलासी की देखी है? मैंने कहा नहीं। बोले यूपी का चुनाव देख लो, इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होती थी। हाँ मतलब इतनी खतरनाक। और उसने अगली जो बात बोली वो बहुत शानदार थी। उसने बोला वहाँ भी राजवंशी की लड़ाई होती थी, यहाँ भी 2 वंशी लड़ रहे हैं, एक तरफ रघुवंशी है एक तरफ यदुवंशी है। हाँ? मैंने जो बात बोली, लेकिन भाई मैंने कहा देखो उस लड़ाइयों में और इस लड़ाई में एक डिफरेंस है। वो लड़ाई में जो लड़ता था वही मरता था, यहाँ लड़ते ये लोग हैं वाह 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 और मरते हैं। मैं मतलब ईमानदारी से आपको एक बात बताता हूँ कि इलेक्शन का ऐसा नहीं है कि माहौल अच्छा ही रहना चाहिए, हमेशा अच्छा ही होता है देश में। जो भी इलेक्शन आते हैं हमको कम से कम व्यस्त रखते हैं, इंटरटेन करते रहते हैं। आपको सच बताता हूँ,
पार्टी कोई भी हो, सबका अपना अपना तेवर है, अपना अपना क्लेवर है भाई। अब देखिए कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा भी बहुत एक्टिव मोड पे है, होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आपस में लड़ती है, बीजेपी आपस में लड़वाती है, सपा के पास जाती है, बसपा के पास हाथी है और जनता के हिस्से में लाठी है। हाँ, इलेक्शन जो है, मुझे इलेक्शन से मतलब क्या याद आता है कि जिंदगी चाल चलते रहती है, जिंदगी चाल चलते रहती है, किस्मत रोज चलते रहती है, सियासत एक ऐसी तवायफ है जो रोज कोठा बदलते रहती है। ऐसा लगता है यार इसको मनाने का, फिर से जिंदगी में वापस आने का कोई ट्रिक तो हो। When he drunk dials and asks, अनन्या तुम ठीक तो हो? यार पता नहीं जो है ना कि किस्मत के, मोहब्बत के सितारे हम पे भड़के ही रहते हैं। हमें हमेशा गुलाब देने वाले लड़के ही रहते हैं। तो अब देखिए मतलब दाल में लगेंगे पंजाबी वाले तड़के ही, अब मैं फेंकूंगा तो पकड़े होंगी लड़की ही। ये लो आए, क्या मोहब्बत से पकड़े हो यार। जब स्टोरीज में समझ लो लाइट्स की जगह बस कैंप फायर की आग जले, जब हैशटैग में लिखा जाए हैशटैग दिल जले, तब समझो कि जो नहीं होना था हो गया। शोना के प्यार में फिर से बाबू खो गया। है ना, वो कहते ना कि यार जो है दरबारों की महफिल कोई सवाली सजाता है, ब्रेकअप होने पर दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब उसकी शायरी पे कोई ताली बजाता है। हाँ नहीं बजाओ, ठीक है। ब्रेकअप होने के बाद अच्छे अच्छे लोग जो हैं हैशटैग शायर बन जाते हैं, एकदम ऐसे जबरदस्ती वाले। तो मैं आपको दो तरीके का ब्रेकअप समझाऊंगा कि एक जब हमारे ब्रो का हुआ, ब्रो हर किसी की जिंदगी में एक ब्रो होता है, ब्रो 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 हु इज अ प्रो एंड दैट ब्रो गोस थ्रू अ ब्रेकअप। सो उसका जब ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, और उसके बाद जब एक कवि का ब्रेकअप होता है, मतलब कहता ना कि कई बार अरिजीत के गाने सुन के मुझे ऐसा लगा है कि मतलब यार कितना दर्द है ब्रेकअप में, जबकि मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि मेरा ब्रेकअप हो। आप जबरदस्ती ब्रेकअप करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये दिल तोड़ यार ताकि गाने पसंद ना आए। अरिजीत को लोफाई में लगा के सुन रहे हैं, अलग ही चल रहा है, फिर अलग अलग याद आ रही है, अरे शालिनी, अरे शालिनी थी नहीं। तो सबसे पहले आएगा ब्रो का ब्रेकअप। ब्रो का ब्रेकअप होने के बाद क्या क्या होता है, तो आज जो है दिल के सारे जज्बात अपनी कड़वाहट में, अपनी जबान में मिलाकर लाए हैं। आज का ये टॉपिक एक्स की फोटो घासलेट में जलाकर लाए हैं। लिखा जाएगा इतिहास जिसका लिखा जाना तब होता है। बताएंगे आपको क्या होता है जब ब्रो का ब्रेकअप होता है। तो अपने अपने ग्रुप के ब्रोस को याद कीजिए, उनकी शक्लें जब मैं कविता पढ़ूंगा आपको नजर आ जाएंगे वो लोग। और कितने लोग चिल्ला देंगे अरे मैं ही तो था। कसमें, वादे, प्यार, इरादे सब कुछ छोड़कर चली गई, जब ब्रो का चेहरा तुम्हें बताए कि वो छोड़कर चली गई। तब समझो कि मिडनाइट में भी नींद ना आए, लेकिन वो बोले सोना है। ब्लूटूथ पे बजते अरिजीत के गाने क्योंकि ब्रो को रोना है। जुबिन नौटियाल भी बच सकता है। तब वही समझो कि हो गया जिसका तय होना था, सारे इरादे सब टूट गए, ब्रेकअप हो गया बाबू सोना का। जब चीज लोडेड पिज्जा को भी नहीं खाने का मन होता है, तो ये अभी अभी हुए ब्रेकअप का स्टेज 1 होता है। जिसने कभी लगाई थी डीपी होगी प्यार की जीत, अब उसी में व्हाट्सएप स्टेटस पे तेरा घाटा ऑन रिपीट। लगता है मर ही जाएगा दिल टूटने के शौक से, 15 सेकेंडर हार्ट ब्रेकिंग वीडियोस टिकटॉक पे। किसी को पता ही नहीं इनका वजन कम क्यों होता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक ब्रेकअप का स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 में ब्रो जाता है सोलो ट्रिप पे, दूर शहर के माहौल से। दिन शुरू होता है धुएं पे, खत्म होता है अल्कोहल पे। ऐसा लगता है यार इसको मनाने का, फिर से जिंदगी में वापस आने का कोई ट्रिक तो हो।
when he drunk dials and asks, अनन्या तुम ठीक तो हो? Are you okay? सतीश कौन है? रोते रोते ब्रो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन स्टेज 3 आते ही ब्रो का सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब वो जहां जाएगी हर एक बैनर पर मेरा नाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जिम में जाते ही सारे ब्रोज बॉडी का वियर एंड टियर करते हैं, और यूपी बिहार से हो तो यूपीएससी क्लियर करते हैं। ब्रो अपग्रेड्स ड्रेसिंग सेंस, महंगे स्नीकर्स में भी बूट वॉक होता है। एक्स जिसके साथ घूम रही है बंदा स्टॉक होता है कि है कौन सुरेश। ही थिंक्स कि ये लंगूर कब तक अंगूर खाएगा, हाय लगेगी टूटे दिल की चन्ना मेरिया गाएगा। फिर बताने के लिए कि फिर से अपना चार्म किया है रिगेन, हर फोटो में 4 वेव्स के साथ #found_love_again। फिर भी दिल में रह जाता है एक छोटा सा खाली कोना फॉरएवर। ऐसी ही तो होती है हर ब्रो की ब्रेकअप स्टोरी एवर। इससे बहुत टॉक्सिक होता है जब कवि लोगों का ब्रेकअप होता है, तो बहुत हद होता है ना। कौन मैं? मैं तो घर से निकला ही नहीं, कहीं है ही नहीं, यही पर है। तो हमको लगता है कि हमारी सबसे अच्छी कविता हम जो है ब्रेकअप पे लिखे जाएंगे एकदम ऐसे। तो हम लोग कैसे होते हैं, तो कभी जो है और भी अंडर सेल्फ डिप्रिशिएटिंग होते हैं खुद को ही। मतलब हमको लगता ही नहीं कि हमको लड़की मिलनी चाहिए। आधा हम खुद को डिजर्व नहीं करते, आधा लिखते कि नहीं मिलेगी तब जाके तो कविता लिखेंगे, है ना। तो हम लोग जो है जाके उर्दू भाषा ने बहुत इज्जत दी है उस साले, मतलब उस है ना, उस प्यारे को भी जो ले गया, तो उसको कहा जाता है रकीब। रकीब यानी कि जो अब आपके करीब नहीं, रकीब यानी कि द कॉम्पिटिटर जो आपकी ले गया अमानत। कि वो मुबारक हो तुझे, पर ये कहना है मुझे, वो कभी मेरी दुनिया से रुखसत तो नहीं था। तो क्या हुआ अगर तेरी बाहों में है वो रकीब, वो खुल के मुस्कुराता है, मकसद तो वही था। सिचुएशन इमेजिन कीजिए। तो ये अब देखो, हम लोग कहते हैं इमेजिन कीजिए, पर बोला कि हर कवि लिखने वाला अपना सब्र खो चुका है। हम कहते हैं सोचिए, लेकिन हमारे साथ ये सब हो चुका है। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जो है लड़के लड़की की शादी हो गई, पर एक दूसरे से नहीं। और अब लड़का जानता है ये कि भाई अब वो मायके जब आती है लड़की, तो वो कहाँ आई है, वो कहाँ बैठी है, और वो उससे जाके सवाल करता है। चूड़ी की खनक चेहरे पे चमक और पायल की झनकार लिए, बीच बगीचे आकर बैठी हो 16 श्रृंगार किए। जैसे चकोर चांद को ताके पूरन मासी की रात में, सुना था सबसे ऐसे ही तुम ढूंढ रही थी बारात में। ये सच है, ये सच है कि मैं ना आया आकर भी कहो क्या कर लेता। कैसे रकीब से आंखें मिलाकर आंखें अपनी भर लेता। दुल्हन तो फिर मैं भी लाया तुम्हारे जाने बाद सखी। पता चला तुम आई हो, याद आई पुरानी बात सखी। पर छोड़ो ना इन बातों को, इन बातों में कुछ रहा नहीं। बस एक प्रश्न का उत्तर देना, क्यों देर कर दी तुमने, क्यों तुमने कुछ कहा नहीं। गीत गजल नज्म काफिये साथ तुम्हारे चले गए। चली गई वो रात चांदनी लिखने के सिलसिले गए। हाँ लेकिन वो लाल बनारसी, वो उस पर बहुत ही फपती है। उसको जितने बार निहारो तुम्हारे जैसी लगती है। उसको तुम में रोज है देखूं तभी तो वक्त गुजरता है। अरे झूठ कहते थे लिखने वाले कि समय घाव को भरता है। एक बार तो कह देती तो मन को पक्का कर लेता। यही नियति है इसे मान के हालात से सौदा कर लेता। अरे इतना भावहीन न होता कि एक भी अश्रु बहा नहीं। जब भी मिलोगी प्रश्न रहेगा क्यों तुमने कुछ कहा नहीं। मन को दूं, हाँ दूं, दे दूं विराम प्रश्नों को, लेकिन मन को है विराम नहीं। मन ना कर ले जब तक मन की, मन को है आराम नहीं। मन कहेगा हजार बातें, इसे सखी तुम कहने दो। एक सवाल ही तो मेरी मिल्कियत है, सवाल मेरा तुम रहने दो।
ये प्रश्नों का ही तो खंडहर है जो समय की आंधी में ढहा नहीं। भले ही उत्तर ना देना, प्रश्न मेरा रहने देना, माना अब कहने को कुछ रहा नहीं, पर तब क्यों तुमने कुछ कहा नहीं, क्यों तुमने कुछ कहा? जानता हूँ कविता ही ऐसी कि सब अपना सब्र खो रहे हैं। आधे दो भाई साहब तो चश्मे निकाल कर गए। मुझे कभी कभी लगता है ना कि भाषण के पहले भी एक डिस्क्लेमर आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि भाषण में कही जाने वाली सभी बातें काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, योजना या घटना से कोई संबंध नहीं है। बहुत कुछ चल रहा है इन दिनों देश में। जिसको भी देखो, आप सड़क पे देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखो, बस में देखो, ऑफिस में देखो, हर आदमी ऐसा टेढ़ा होके चल रहा है। मैंने पूछा है क्या है, बोले पुष्पा। झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा भाई ये थोड़े दिन की अकड़ है। बोला क्यों? मैंने कहा पार्ट 1 कहाँ खत्म हुआ है? शादी पे। पुष्पा की शादी हो गई है। अब सेकंड पार्ट में देखना, पुष्पा झाड़ू भी लगाएगा, कपड़े भी धोएगा, बर्तन भी मांजेगा और फ्री में धनिया भी लाएगा। बहुत कुछ हो रहा है यार। बजट भी आया। अच्छा, बजट जब आता है ना तो उसके एक हफ्ते पहले से चर्चा शुरू हो जाती है कि बजट में ये एक्सपेक्टेड है, मिडिल क्लास को ये मिलेगा, और बहुत सारी चीजों की डिबेट शुरू हो जाती है। बचपन से लेके आज तक मैंने 2 ही टाइप के बजट देखे। एक बुरा बजट जिसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता, और एक अच्छा बजट जिसमें भी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता। अब वो बजट आया तो डिबेट होने लगी। कोई चैनल कह रहा है बहुत अच्छा बजट है, कोई चैनल कह रहा है कि खराब बजट है। मैंने सबको उसी दिन कह दिया कि देखो चुपचाप मान लो कि ये बजट अच्छा है, वरना सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके बताएगी कि बजट अच्छा है। तो मान लेना चाहिए। और भी बहुत कुछ हो रहा है देश में। सीबीआई की रेड पड़ रही है, नेताओं के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, आम आदमियों के लिए बहुत सी नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। तब मुझे पता चला कि देश में चुनाव आ गया है। सरकार का कहना है कि वो फ्री में अनाज दे रही है। मैंने कहा अच्छी बात है, फ्री में शिक्षा भी दो। बोले नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले क्योंकि शिक्षा सवाल खड़े करती है। और इस देश में सवाल पूछना अपराध है। आप सवाल पूछोगे किससे? आप सरकार से सवाल पूछो, वो आपको देशद्रोही साबित कर देंगे। आप विपक्ष से सवाल पूछो, वो आपको भक्त साबित कर देंगे। आप सवाल करोगे किससे? अच्छा, एक और इवेंट होता है चुनाव के दरमियान, वो होता है दलित के घर पे खाना खाने जाना, है ना? ये भी इवेंट ही है। इवेंट ही है। इस बार भी जब मंत्री जी जा रहे थे तो एक दलित ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा मंत्री जी आप तो हमेशा हमारे घर पे खाने पे आते हो, कभी हमें भी आपके घर खाने पे बुलाओ। सबसे एंटरटेनिंग अगर कुछ इस पूरे चुनाव के दरमियान होता है, वो होता है रैली में दिया जाने वाला भाषण। हाँ, मतलब मुझे कभी कभी लगता है ना कि भाषण के पहले भी एक डिस्क्लेमर आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि भाषण में कही जाने वाली सभी बातें काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, योजना या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये केवल और केवल आपके मनोरंजन के लिए दिखाया जा रहा है। बहुत कुछ है। मेरा एक दोस्त, मुझे याद है कि यूएस से जब इंडिया घूमने आया, इंडिया घूम के जब वो वापस जा रहा था तो मैं एयरपोर्ट उसे ड्रॉप करने गया। मैंने उससे पूछा कि कैसा लगा मेरा देश, कैसा लगा इंडिया। उसने कहा ब्यूटीफुल कंट्री, मैं जहाँ भी गया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार अच्छी बात है, हम भारतीय कैसे लगे? उसने कहा भारतीय? मैंने कहा हाँ। बोला यार जब मैं मुंबई एयरपोर्ट उतरा तो सबसे पहले मेरी मुलाकात मराठियों से हुई, फिर आगे गया तो मुझे मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी मिले, कहीं हिंदू मिले,
कहीं मुस्लिम मिले, कहीं सिख मिले, कहीं ईसाई मिले। गांव में गया तो मुझे ब्राह्मण मिले, वैश्य मिले, शूद्र मिले, लेकिन भारतीय तो कोई मिले ही नहीं। और आप देखो, आज भी आप गांव में किसी वोटर से पूछो कि आप किसको वोट दोगे, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी जाति का कैंडिडेट होता है ना। और हमें देखो, जाति के नाम पे वोट देने वालों, एक बात सुन लो, आपको नेता चुनना है, जीजा नहीं। मतलब अब तो कुछ राज्यों में चुनाव है, लेकिन कई पार्टियां 2024 की तैयारी कर रही है कि हमारे पार्टी से प्रधानमंत्री कैंडिडेट ये होंगे, वो होंगे। मैंने तो मेरे दादाजी से भी पूछा, मैंने कहा कि दादाजी आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो दादाजी बोले, बेटा जब नाश ही होना है तो सपना चौधरी के बुरी है। लेकिन एक सवाल जो आप सबसे भी पूछा जाता होगा, मुझसे भी पूछा जाता है जब मैं शोज में जाता हूं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, मैं अक्सर सबको एक लाइन में जवाब देता हूं कि पार्टी कोई भी जीते, हारेगी तो जनता ही। हर कोई तो वो शराब नहीं हो सकता, आना मत तू यारा रस्ते मेरे, आना मत तू यार रास्ते में, आना मत तू यारा रस्ते मेरे, अब हूँ नई मैं बस में खुद के मेरे, मुझको खुशियाँ देने वाली लड़की, तूने दुख छीने हैं मुझसे मेरे। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नाम अमन मिश्रा अनंत है, मोहब्बत का शायर हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिए। क्या बात, इरशाद। कि जैसे जैसे मांझे से लिपटी डोर ढिल गई, समझ लेना हाथ से पतंग फिसल गई। क्या बात है, क्या बात। मैं अपने घर का सबसे अच्छा लड़का था, मैं अपने घर का सबसे अच्छा लड़का था, फिर एक दिन मेरे जेब से सिगरेट निकल गई, फिर एक दिन मेरी जेब से सिगरेट निकल गई। धुआं कर दिया भाई। जब लड़कों की बात निकल ही गई है तो इस तरह बेफिक्र होना मना है, अच्छा अच्छा, उठ चैन से सोना मना है। वाह। अब मैं अश्कों को कैसे समझाता, मैं लड़का हूँ मुझे रोना मना है। अब मैं अश्कों को कैसे समझाता, मैं लड़का हूँ मुझे रोना मना है। अब वो इन आँखों का ख्वाब नहीं हो सकता, अब वो इन आँखों का ख्वाब नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो कुछ खराब नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो कुछ खराब नहीं हो सकता। हर लड़की तो उससी देवी नहीं हो सकती, हर लड़की तो उससी देवी नहीं हो सकती, हर एक फूल तो गुलाब नहीं हो सकता, हर लड़की तो उससी देवी नहीं हो सकती, हर एक फूल तो गुलाब नहीं हो सकता है तुझ में बहुत नशा मैंने माना, पर हर कोई तो वो शराब नहीं हो सकता, हर कोई तो वो शराब नहीं हो सकता। आना मत तू यारा रस्ते मेरे, आना मत तू यार रास्ते में, आना मत तू यारा रस्ते मेरे, अब हूँ नई मैं बस में खुद के मेरे, मुझको खुशियाँ देने वाली लड़की, तूने दुख छीने हैं मुझसे मेरे। मुझको खुशियाँ देने वाली लड़की, मुझको खुशियाँ देने वाली लड़की, तूने दुख छीने हैं मुझसे मेरे। जब तस्वीरें खो जाती हैं, बातें यादें हो जाती हैं, क्या कहने। जब तस्वीरें खो जाती हैं, बातें यादें हो जाती हैं, हम नहीं सोते यार कभी भी, अच्छा, हम में रातें सो जाती हैं, हम नहीं सोते यार कभी कि हमने, जब तस्वीरें खो जाती हैं, क्या बात है। बातें यादें हो जाती हैं, हम नहीं सोते यार कभी भी, हम में रातें। एक अपनी पसंद का शेर सुना रहा हूँ कि उसके
लहजे की लज्जत देखो, उसके लहजे की लज्जत देखो, आवाजों से जन्नत देखो, और मीरा की पीड़ा को सुनकर क्या होती है हिज्र की शिद्दत देखो। मीरा की पीड़ा को सुनकर, मीरा की पीड़ा को सुनकर क्या होती है हिज्र की शिद्दत देखो। जब भी मध्यम हवा चले ना, उसके जुल्फों की हरकत देखो। जब भी मध्यम हवा चले ना, उसके जुल्फों की हरकत देखो। चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में एक प्रेम का कवि, एक प्रेम का शायर क्या महसूस करता है? जब मंदिर मस्जिद तक बात चली जाती थी, जब मंदिर मस्जिद तक बात चली जाती थी, तब तब मेरी प्रेम कहानी घबराती थी। जब मंदिर मस्जिद तक बात चली जाती थी, तब तब मेरी प्रेम कहानी घबराती थी। आदत से मैं उसको देवी कह देता था। आदत से मैं उसको देवी कह देता था। आदत में वो बुरखे वाली शर्म आती थी। आदत से मैं उसको देवी कह देता था। आदत से वो क्या बात। आदत से वो बुरखे वाली शर्म आती थी। बस एक वही थी जो भरोसे वाली थी, क्या कहने दोस्त। वरना तो ये दुनिया धोखे वाली थी। बस एक वही थी जो भरोसे वाली थी, वरना तो ये दुनिया धोखे वाली थी। और मेरी गीता में आती थी आयत भी, मेरी गीता में आती थी आयत भी, इस कान्हा की राधा बुरखे वाली। मेरी गीता में आती थी आयत भी, इस कान्हा की राधा बुरखे वाली थी। और उसके घर की बेल बजाकर भागू मैं, क्या कहने दोस्त। उसके घर की बेल बजाकर भागू मैं, मेरी कुछ हसरत तो बच्चे वाली थी। और इसने शायद रूठना तुमसे सीखा है। अच्छा। इसने शायद रूठना तुमसे सीखा है, तभी जिंदगी इतनी नखरे वाली थी।